नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस केएल स्वामी। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके लिए तैयारी का एक विशेष हथियार लॉन्च करने जा रहे हैं। 1000 से अधिक क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है बिल्कुल अद्भुत रहने वाली है। इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाएंगे। क्वेश्चंस के साथ ही हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे ताकि तैयारी को एक नया आयाम दिया जा सके। ऐसा नहीं है कि जनरली आपने देखा होगा जो मार्केट में टीचर्स हैं, क्वेश्चंस का सही आंसर टिक किया और आगे बढ़ गए। हम आपको क्वेश्चंस करने का सही तरीका बताएंगे ताकि एग्जाम की ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो सके। तो दोस्तों, देखते हैं यहां से हम। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में कम से कम मैं 30 सेकंड आपको दूंगा ताकि आप राइट आंसर को टिक कर सकें। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है कि एनिमल सेल में कौन सी चीज अब्सेंट होती है। आंसर है आपके सामने। पहला है कोशिका भित्ति, बी है केंद्रक, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है ओल। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जो जंतु कोशिका में नहीं मिलेगी और पादप कोशिका में देखने को मिलती है। तो बताइए भाई। दोस्तों, यहां से हम बात करें, देखते हैं कौन कौन सी संरचनाएं पादप कोशिका में तो मिलती हैं और जंतु कोशिका में नहीं मिलती। यहां से हम बात करें कोशिका की, तो दोस्तों मैं पहले आपके सामने एक पादप कोशिका का क्या बना रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं। शॉर्टली हम यहां पे बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम यहां से बात करना चाहें, देखिए पादप कोशिका में बाहर, सबसे बाहर एक दृढ़ भित्ति पाई जाती है जिसको कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है। तो ये पादप कोशिका में देखने को मिलती है। यहां से हम बात करें कि पादप कोशिका में देखने को मिलता है लवक, प्लास्टिड देखने को मिलता है, प्लास्टिड लवक देखने को मिलता है। और बड़ी बड़ी रितिकाएं पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी रितिकाएं, रसधानियां, वैक्यूल्स बोलते हैं, इनको बोलते हैं रितिकाएं। तो याद रहे, पादप कोशिका में ये वो संरचनाएं हैं जो जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलती। इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन यहां पे देखने को मिलता है तो वो क्या रहेगा भी, सही आंसर यहां से रहने वाला है। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं, हम इन चीजों को याद रखने के लिए जो पादप कोशिकाओं में मिल रही हैं और जंतुओं में नहीं मिल रही, इन संरचनाओं को याद रखने के लिए एक ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऋतिक को पादप के भीतर लव हो गया। दोस्तों, जैसे पेड़ के अंदर कोटर बना होता है बड़े बरगद के पेड़ में, तो वहां पे बैठे बैठे ही ऋतिक रोशन को क्या हो गया भाई, लव हो गया। तो इससे हम क्या याद रख सकते हैं, देखना यहां पे। देखिए, ऋतिक से हम बना देंगे ऋतिकाएं। पादप के भीतर से हम क्या बात करेंगे, भित्ति की बात करेंगे। और लव से हम बात करेंगे किसकी, लवक की। तो ये वो संरचनाएं हैं जो पादप कोशिका में तो देखने को मिलती हैं लेकिन जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे यहां पे जो सही आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा, कोशिका भित्ति। याद रहे, केंद्रक पादप कोशिका में भी मिलता है और जंतु कोशिका में भी मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह, दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो यहां से सही आंसर क्या गया, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। आप समझ पाए हैं। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। जैसे हम यहां से बात करें, क्या क्वेश्चन पूछ सकता था आपसे कि ये जो कोशिका भित्ति है जो पादपों में किसकी बनी होती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों, यहां से अगर मैं बात करना चाहूं, कोशिका जो भित्ति है, कोशिका भित्ति
किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा गया है और याद रहे जैसा क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर लेता हूं। दोस्तों पूछा जा सकता है पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, शैवाल में किसकी बनी होती है, और कवकों में, फंगस में या फंजाई में किसकी बनी होती है, और यहां से मैं बात करूं जीवाणु में किसकी बनी होती है। ये कई बार पूछ लिया गया है। तो दोस्तों यहां से हम बात कर सकते हैं। देखिए आप सोच भी सकते हैं प्लांट्स में किसकी मिलेगी, यहां से बात करें एल्गी में किसकी मिलेगी, कवक या फंगस की बात करें, फंगस बोल दें या इसको फंजाई भी कहा जाता है, फफूंद, फंजाई, और जीवाणु की बात करें हम यहां पे बैक्टीरिया। तो बताइएगा भाई यहां से। देखिए दोस्तों पादप में जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और दोस्तों ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है हाल ही में कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो यहां पे भी आंसर क्या जाएगा, सेलुलोज की। लेकिन दोस्तों हमें कवक, फंजाई, फफूंद की बात कर ली जाए तो उसकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट लोगो पायलट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहां से कि जो कवक या फंगस की किसकी बनी होती, काइटिन की बनी होती है। आप याद रख पाएंगे। हम बात करें जीवाणु की बात करना चाहें दोस्तों, यहां से बैक्टीरिया की बात करना चाहें तो इसमें आंसर जाएगा म्यूरिन। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, म्यूरिन व पेप्टिडो ग्लाइकेन, या कई बार आपको ऑप्शन में म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक अम्ल व पेप्टीन, पेप्टिडो ग्लाइकेन, ये हम बात कर सकते हैं यहां से। तो दोस्तों यहां से कोई भी ऑप्शन आए ये जीवाणु के लिए सही माना जाएगा। तो दोस्तों हमने यहां से बात की कि कोशिका भित्ति कौन से पदार्थ की बनी होती है। याद रहे कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं मिलती, आपको पादपों में भी देखने को मिलेगी, शैवालों में भी देखने को मिलेगी, कवकों में भी देखने को मिलेगी, जीवाणुओं में भी देखने को मिलेगी। तो ये चीज आप यहां से देख सकते हैं। इसका दूसरा टाइप भी आपसे पूछ लें, कैसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, अगर हम यहां से बात करना चाहें तो क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कोशिका भित्ति पाई जाती है और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे जंतु कोशिका में, दूसरा ऑप्शन आपको मिल सकता है पादप कोशिका में, तीसरा ऑप्शन मिल सकता है कवकों में, चौथा ऑप्शन मिल जाए आपको शैवालों में व जीवाणु में। और इसका अच्छा जो अगर आपको मैं बात करूं यहां से, और अगर ऑप्शन आपको मिले तो ऐसा भी हो सकता है केवल 2 सही है और आपको मिल जाए कि 2, 3 व 4 सही है। तो दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है कि कोशिका भित्ति किन में पाई जाती है। तो ऐसे भी आप लोगों को याद रखना है कि जंतु कोशिका में नहीं मिलेगी, पादपों में, कवकों में, शैवालों में, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति देखने को मिलती है। तो अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको यहां से प्रोवाइड किया, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई। चलो हम वापस से आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों फिर से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है ये, मोमबत्ती का जलना या दहन होना किस प्रकार का परिवर्तन है, या इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। और आपका समय शुरू होता है यहां पे। पहला ऑप्शन है दोस्तों भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, दूसरा ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन, और दोस्तों कहीं ना कहीं हम बात करें उष्माक्षेपी, या इसको बोला जाता है एक्जोथर्मिक। क्या बोला जाता है, एक्जोथर्मिक। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए भी सोचिए कौन सा आंसर सही होगा इसका।
दोस्तों एलडीसी 2018 का क्वेश्चन है ये आपके सामने। चलो भाई बताते हैं यहां से इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, देखते हैं। दोस्तों मोमबत्ती का जलना, देखते हैं यहां से, भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक है, क्या है दोस्तों? भौतिक का अर्थ क्या होता है? भौतिक अवस्था में बदलाव होना। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहां से अगर मैं बात करना चाहूं, मोमबत्ती की मैं अगर बात करना चाहूं, तो दोस्तों क्या होता है मोमबत्ती के केस में? जो मोम है ये पिघलता है, क्या है भी? मोम पिघलता है, मोम का पिघलना। तो मोम जब पिघलता है तो इसकी भौतिक अवस्था बदल रही है, ठोस से ये पिघलते जा रहा है। तो दोस्तों हमने बोला मोम का पिघलना तो क्या है भी? भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं क्या होता है? धागा जलता है क्या? और धागा जलता है तो दोस्तों क्या हो रहा है? एक रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों कहीं न कहीं हम बात करें कि धागा जलकर दोस्तों कहीं न कहीं किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई दोस्तों। धागा पुनः से हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये एक प्रकार का क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मोमबत्ती का जलना। दोस्तों मोम की बातें नहीं हो रही, यहां पे मोमबत्ती के जलने की बातें हो रही हैं। तो मोम पिघला तो भौतिक परिवर्तन, और अगर यहां पे बात करें धागे की तो रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक भी सही है, रासायनिक भी क्या है भी? सही है। और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्जोथर्मिक, अर्थात इसका अर्थ होता है उष्मा का बाहर निकलना। जाहिर सी बात है मोमबत्ती जल रही है तो हीट पैदा हो रही, क्या उष्मा, अर्थात उष्मा बाहर निकल रही है, हमें उष्मा प्राप्त हो रही है। तो हम बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी क्या है? सही है। तो इसका आंसर जो जाने वाला है उपरोक्त सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो शायद आप सभी कर पाएंगे। चलो भाई, चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आपके सामने नया क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वापस से वहीं 30 सेकंड आपके पास। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। यहां से एक बात तो स्पष्ट होगी कि गति के नियम न्यूटन ने दिए थे। अब देखते हैं भाई यहां से कौन सा आंसर सही रहेगा। हां तो दोस्तों यहां पे जो सही आंसर रहेगा न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम की हम बात करेंगे, थर्ड लॉ भी। कैसे दोस्तों? न्यूटन का तृतीय नियम हमें क्या बताता है? देखिए एक बार देखते हैं, रॉकेट की गति को महसूस करते हैं। दोस्तों रॉकेट में क्या होता है? दोस्तों रॉकेट में क्या भरा होता है? प्रणोदक भरा होता है। रॉकेट का जो ईंधन होता है दोस्तों, रॉकेट का जो ईंधन होता है उसको बोला जाता है रॉकेट प्रणोदक। क्या बोला जाता है? रॉकेट प्रणोदक। और रॉकेट जो प्रणोदक होता है जितनी तेजी से जलता है उतनी ही तेजी से क्या निकलती है भी? धुआं निकलती है नीचे की तरफ। इज इट क्लियर और नो? जितनी तेजी से धुआं नीचे निकलती है उतनी ही तेजी से रॉकेट कहां जाता है? ऊपर जाता है। तो दोस्तों देखना यहां पे हमने क्या देखा? धुआं नीचे निकलती है, रॉकेट की गति कहां होती है? ऊपर होती है। तो इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों हमने बोला इसका नाम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसको कहा जाता है? याद रहे न्यूटन की गति के तृतीय नियम को। तो यहां से सही आंसर क्या है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम। याद रख पाएंगे? तो ये था दोस्तों इसका सही जवाब। ये है आपके सामने नया क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? जिन लोगों ने हमारे लेक्चर अटेंड किए हैं, पिछले लेक्चर्स जो हमने वीडियोस की फॉर्म में डाले हैं, उन लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। क्यों कि हमने जियो में जनन जब पढ़ाया इसका जो आंसर वहां पे बताया था। तो देखते हैं भी, ब्रायोफिल्म जिसको पत्थर चट्टा भी कहा जाता है, इसमें पत्ती से होगा, तने से होगा, मूल से होगा, पुष्प से आपको बताना है। दोस्तों
इसका सही आंसर जो रहने वाला है, हम आपको बता दें, पत्ती से, लीफ से। सही आंसर इसका लीफ जाएगा भी। और दोस्तों पत्ती या लीफ से हम बात करें, ब्रायोफिलम बोले या इसको क्या बोल सकते हैं, पत्थर चट्टा। इसका जो अन्य नाम है क्या है, पत्थर चट्टा। होता क्या है पत्थर चट्टा में, इस तरीके से ये लीफ होती है, पत्ती होती है, और पत्ती पे ही कहीं ना कहीं दोस्तों जड़ें विकसित हो जाती हैं, और इससे फिर नए पौधे का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या था, कायिक प्रवर्धन। मतलब दोस्तों कायिक प्रवर्धन का अर्थ होता है शरीर के किसी भी भाग से जीवन की उत्पत्ति हो जाना, उसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और दोस्तों देखिए पादप के एक भाग, पत्ती से कहीं ना कहीं क्या जड़ें विकसित होगी और नया पौधा तैयार हो जाएगा, तो हमने क्या बोला, पत्ती द्वारा किसमें होता है, ब्रायोफिलम। डन है। यहां से अगर अतिरिक्त हम बात करना चाहें, कहीं ना कहीं तने से, दोस्तों तने से भी देखने को मिलता है, किसमें भी, आलू में देखने को मिलता है, अदरक में देखने को मिलता है। आपने राइजोम का नाम सुना होगा, प्रकंद का आपने नाम सुना होगा, तो ये किसमें देखने को मिलता है, आलू अदरक में। मूल, जड़ की हम बात करें दोस्तों, जड़ द्वारा शीशम और सीरस की बात कर सकते हैं, शीशम और सीरस की हम बात कर सकते हैं। और दोस्तों पुष्प द्वारा, आपको तो पता ही है कि पौधों में जो लैंगिक जनन होता है, पुष्प के द्वारा, पुष्प में संरचनाएं पाई जाती है, नर का भाग और कहीं ना कहीं मादा का भाग। आपने सुना होगा पुंकेसर और स्त्री केसर, स्टामन और कार्पल की बातें आपने यहां से सुनी होगी, पिस्टल की बातें आपने सुनी होगी। तो ये जो चीजें हैं लगभग दोस्तों लैंगिक जनन जो पौधों में मिलता है वो पुष्प के द्वारा ही देखने को मिलता है। तो ये कुछ अतिरिक्त जानकारियां हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर से आपके सामने नया क्वेश्चन, पीलिया रोग किसमें संक्रमण के कारण होता है, पीलिया रोग किसमें संक्रमण से होता है, कि कौन से अंग में संक्रमण हो जाने से पीलिया या जॉन्डिस बीमारी होती है। हाँ जी, ऑप्शन है लीवर, मस्तिष्क या ब्रेन, प्लीहा या स्प्लीन, गुर्दा या किडनी। ब्रेन, स्प्लीन, तिल्ली की बात कर रहे हैं, और किडनी। तो देखिए भी राइट आंसर क्या रहेगा, और आपका समय खत्म होता है। दोस्तों पीलिया रोग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं। चलो, पीलिया जो बीमारी है, जॉन्डिस जो बीमारी है, इसमें क्या होता है, जनरली एक तो व्यक्ति को क्या आता है, फीवर आता है। क्या आता है, फीवर आता है। और इस पीलिया रोग में कौन प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है, लीवर। तो याद रहे आंसर तो इसका सही क्या जाने वाला है, लीवर। लेकिन और क्या क्या होता है इसमें दोस्तों, लीवर में कहीं ना कहीं हमारी आरबीसी जो है, आरबीसी नष्ट होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, नष्ट होने लगती हैं। याद रहे गांव में कहावत है कि पीलिया रोग में खून का पानी हो जाता है। जाहिर सी बात है रक्त में मिलने वाली जो कोशिका है, आरबीसी, लाल रक्त कणिका, ये नष्ट हो रही है, अर्थात खून का पानी जो गांव में बोलते हैं उनके हिसाब से वो लोग सही बोलते हैं। तो आरबीसी नष्ट होगी, कहीं ना कहीं खून का पानी अर्थात ब्लड की कमी आती है इसमें। ब्लड की कमी, ब्लड की कमी जिसको बोला जाता है एनीमिया। क्या बोलते भी, एनीमिया। रक्त की कमी को बोला जाता है एनीमिया, रक्त की कमी आएगी। और क्या होगा दोस्तों, इसका जो लक्षण जो मुख्य रूप से देखने को मिलता है, यहां से हम बात करेंगे कि शरीर में पीलापन बढ़ जाता है। आपने दोस्तों बाहर से देखा होगा, आंखों में पीला वर्णक बढ़ता है, पीला वर्णक, त्वचा का रंग पीला हो जाता है, नाखून पीले हो जाते हैं, और दोस्तों मूत्र का रंग कैसा आने लगता है, पीला। तो ये बाह्य लक्षण हैं जो देखने पर मिलते हैं। बुखार आने लगता है व्यक्ति को। आंखों में दोस्तों जो आंखों की सफेदी है वहां पे पीले रंग के वर्णक आपको दिखाई देते हैं, पीलापन दिखाई देता है। त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है, नाखून पीले पड़ जाते हैं, मूत्र का रंग पीला, यहां तक कि मल भी गहरे पीले रंग का आने लगता है। इसका कारण भी अगर मैं आपको बताना चाहूं यहां से, तो देखना
दोस्तों आरबीसी के टूटने से, आरबीसी के अपघटन से लीवर में क्या बनते हैं दोस्तों? लीवर में दो वर्णक बनते हैं। एक होता है बिलुरुबिन, बिलुरुबिन, और एक होता है बिलुवर्डिन, बिलुवर्डिन। दोस्तों याद रहे, ये जो बिलुरुबिन है, इस बिलुरुबिन का रंग कैसा होता है? पीला रंग। कैसा रंग होता है? पीला रंग। और इस बिलुरुबिन की मात्रा जैसे ही बढ़ने लगती है तो शरीर में पीलापन होता है। इसी वजह से पीलिया रोग का एक अन्य नाम और है, इसमें बोल हाइपर बिलुरुबिनिया, मतलब बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हाइपर बिलुरुबिनिया, हाइपर का अर्थ होता है ज्यादा, और बिलुरुबिनिया मतलब बिलुरुबिन की मात्रा। तो दोस्तों अतिरिक्त जानकारियां मैंने आपको दी है। जॉन्डिस या पीलिया रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? यकृत। कौन सा भाग प्रभावित होगा भाई? यकृत प्रभावित होगा। और यकृत प्रभावित होने की वजह से क्या हो रहा है? आरबीसी का अपघटन बढ़ गया, अर्थात बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ गई, शरीर में पीलापन बढ़ गया। सभी पुख्ता कारण मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों पीलिया रोग के कई कारण हो सकते हैं। कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या दोस्तों कहीं ना कहीं दूषित जल व भोजन के से भी पीलिया हो सकता है। मैंने अतिरिक्त जानकारियां आपको दे दी हैं। अब आपके सामने नया क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। इसका सही आंसर क्या हमने बोला? लीवर हमने यहां पे बात की है। नया क्वेश्चन आपके सामने, फ्यूज, जो फ्यूज वायर है वो किस सिद्धांत पे आधारित है? बताइएगा भाई। ऑप्शन है आपके सामने, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। और दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है ये, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो दोस्तों पूरा डिटेल में देखते हैं क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव आपने देखा होगा दोस्तों, कहीं न कहीं बैटरी में देखने को मिलता है, सीसा संचायक सेल। विद्युत धारा का यांत्रिक प्रभाव की हम बात करें, कहीं न मोटर में देखने को मिलता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के लिए हम कहीं न कहीं फैराडे के नियम पढ़ेंगे, जनरेटर वगैरह के सिद्धांत को हम देखेंगे, तो उनमें हम देखने को मिलेगा हमें। तो दोस्तों फ्यूज क्या है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता दूं। देखना भी, आपने देखा होगा दोस्तों, फ्यूज जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और ऐसे उसमें क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और यहां पे हम बात करें, इन इलेक्ट्रोड से दोस्तों क्या बंधा होता है? वायर बंधा रहता है। तो ये फ्यूज है दोस्तों। ये तो आपको पता ही होगा फ्यूज का उपयोग कहां होता है। दोस्तों जो फ्यूज का जो उपयोग की हम बात करना चाहें, उपयोग हम करते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। किससे भी? शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। क्या है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है, इसको हम देखते हैं यहां से। ठीक है, तो दोस्तों देखना यहां से, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। दोस्तों विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की हम बात करें, ऊष्मीय प्रभाव मतलब दोस्तों विद्युत धारा की वजह से तार उष्मा पाकर अगर फैल जाए, विद्युत धारा की वजह से उष्मा पाकर फैल जाए, गर्म हो जाए, तो दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे विद्युत धारा के प्रभावित होने से तार का गर्म होना क्या कहलाएगा? ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगा। कैसे? इसको बताने के लिए मैं आपको बता दूं, जो फ्यूज वायर होता है दोस्तों, जो फ्यूज तार होता है, इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको मैं बताता हूं। ये जो तार है ये बना किसका होता है? कहीं ना कहीं हम बात करें टिन और लेड का बना होता है। टिन और लेड का बना होता है, लेड या सीसा।
इसमें ज्यादातर क्या मिलता है दोस्तों? टिन मिलता है। लगभग 70% टिन होता है और 30% क्या होता है? लेड। याद रहे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिजिक्स का कि जो फ्यूज वायर है ये किसका बना होता है, कितना % क्या मिलता है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है, कहां इसका उपयोग होता है, 1 बाय 1 सारी डिटेल में आपको दे रहा हूं। तो फ्यूज वायर कौन से सिद्धांत पे काम किया, उसमें प्रभाव पे बना किसका होता है? टिन और लेड का। टिन इसमें 70% होता है, 30% कौन होता है? लेड होता है। काम किस प्रकार से कर रहा है देखना यहां से दोस्तों। इसका जो सिद्धांत होता है, इसके लिए हम बात करें, इस तार का क्या किया जाता है? उच्च प्रतिरोध व निम्न गलनांक रखा जाता है। निम्न गलनांक रखा जाता है। क्या है भी? यहां से हाई रेजिस्टेंस की बात करेंगे और दोस्तों लो हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। कैसे भी? देखिए भी, ये जो इसका काम से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस प्रकार का इसका काम होता है, उससे ये बातें हमको स्पष्ट हो रही हैं कि क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए तार जैसे ही धारा का मान बढ़ता है तो अचानक से या लोड बढ़ता है तो ये तार टूट जाता है। कैसे टूटता है कि जैसे ही लोड बढ़ेगा तार गर्म हो जाता है और पिघलकर टूट जाता है, और जैसे ही टूटेगा तो आगे के जो उपकरण हैं वो नष्ट होने से बच जाएंगे। इज इट क्लियर और नो? अब इसको टूटने के लिए क्या चाहिए? देखो, एक तो हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध, मतलब दोस्तों प्रतिरोध, रुकावट ज्यादा होगी तो ये तार गर्म होना में क्या रहेगी? आसानी रहेगी। निम्न गलनांक, तार गर्म तो हो गया लेकिन पता लगे आपने तार किसका ले लिया, जैसे अपन बात करें टंगस्टन का। टंगस्टन का बहुत उच्च गलनांक होता है। अरे बल्ब का जो तंतु होता है अत्यधिक उच्च गलनांक वाला होता है, जल्दी से पिघलता नहीं है, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसका गलनांक रखा निम्न, मतलब जल्दी से पिघल जाएगा। क्या होगा? जल्दी से पिघल जाए। भाई जल्दी से तो पिघल जाना चाहिए। और दोस्तों कहीं ना कहीं हम बात करें यहां से, आसानी से क्या हो जाएगा? गर्म। आसानी से गर्म हो जाए और जल्दी से क्या हो जाए? पिघल जाए। तो इस सिद्धांत को हम याद रखने के लिए उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक की बातें करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा फ्यूज वायर। इज इट क्लियर और नो? अरे आप बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो ये चीजें हम यहां से याद रखेंगे, किसकी भी? फ्यूज वायर की। डन है। अब हम आते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन आपके सामने है, किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। यहां से आपको बताना है कि जो फूड चेन होती है उसमें प्राइमरी कंज्यूमर किनको कहा जाता है। ऑप्शन है शाकाहारी हर्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, उत्पादक या प्रोड्यूसर, और अपघटक डीकंपोजर्स की बात हम यहां पे कर सकते हैं। तो बताइए भाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए भाई। इसका जो सही जवाब रहेगा, आंसर जाएगा इसका शाकाहारी। दोस्तों हमने प्राथमिक उपभोक्ता की बात की है, तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा कौन होते हैं भी? शाकाहारी होते हैं। तो यहां से देखना क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं उनको बोला जाता है उत्पादक। क्या बोला जाता है? उत्पादक या प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। इनको पहली बार खाता कौन है दोस्तों? जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये इनको पहली बार खाता है, तो इनको बोलेंगे भी प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता यहां से हम बात कर सकते हैं। फिर प्राथमिक को जैसे अपन यहां से बात करें कि उत्पादक जो पौधे हैं, पौधों को कौन खाता है? प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें जैसे शाकाहारी जीव, हिरण हो गया, बकरी होगी, रैबिट हो गया, खरगोश हो गया, ये सब क्या है भाई? प्राथमिक उपभोक्ता। तो हमने यहां से बात की कि सभी शाकाहारी जीव किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में।
फिर शाकाहारी जीवों को कौन खाएंगे दोस्तों? फिर मांसाहारी जीव खाएंगे। और मांसाहारी जीव जब मरेंगे तो दोस्तों कैसे नष्ट होंगे? इनको अपघटक या जीवाणु वगैरह क्या करेंगे? भी नष्ट करेंगे। तो यहां से बात हम यहां से कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? तो सही आंसर जाएगा यहां पे शाकाहारी जीव। नया क्वेश्चन आपके सामने। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बताना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है बताइएगा भाई। बहुत बार सभी ने देखा होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है दोस्तों। सूत्र भी पूछ सकता है और दोस्तों राजस्थान पुलिस में पूछा गया था मात्रक क्या है। तो पहले त्वरण को जानेंगे तो शायद सही आंसर दे पाएंगे आप लोग। 30 सेकंड का समय आपके पास। चलो भाई यहां से देखते हैं दोस्तों त्वरण क्या होता है। पहले इस बात के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। जो त्वरण होता है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। दोस्तों अगर कोई बिना वेग में परिवर्तन अगर लगातार चले जा रहा है तो हम बोलेंगे उसमें कोई त्वरण नहीं है। जैसे एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लगातार चले जा रही है तो हम बोलेंगे कि इसका जो वेग है इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। जब वेग में बदलाव नहीं आता है तो हम बोलेंगे त्वरण नहीं है। चाहे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लगातार चलती रहे, चाहे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लगातार चलती रहे, या मैं यहां पे चुपचाप खड़ा हुआ हूं अर्थात मेरा वेग 0 है तो बदलाव तो नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे अभी हम त्वरण क्या है? अभी 0 है। त्वरण होता क्या है? फिर से मैं बात करूं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। आपने सुना होगा बार बार, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। या हम ये बात करें समय के साथ, दोस्तों दर का भी अर्थ क्या होता है? टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष। हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि समय के सापेक्ष वेग में क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। समय के सापेक्ष वेग में बदलाव होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बात करेंगे? त्वरण कहेंगे। या हम ये कह दें कि इकाई समय में, दोस्तों ये भी हम बोल सकते हैं कि इकाई समय में वेग में परिवर्तन, एक ही बात है भाई। इकाई समय में वेग में परिवर्तन, तो ये सब किस बात को इंडिकेट करता है दोस्तों? त्वरण को इंडिकेट करता है। तो जाहिर सी बात है, इकाई समय की बात करें या समय के सापेक्ष की बात करें या दर की बात करें, दोस्तों समय को इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों देखते हैं, जैसा आपने अभी देखा कि मान लो भी कोई गाड़ी चल रही है, उसका वेग कितना है? अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अचानक से उसने वेग बढ़ा दिया तो मतलब वेग में बदलाव आया। 10 से कितना कर दिया? 20 कर दिया। इज इट क्लियर और नो? तो जैसे ही 10 से वेग बढ़ाकर कितना कर दिया? 20, मतलब वेग में तो बदलाव आया है। कितना आया है भाई? 20 में से 10 को घटा दो, 10 का वेग बदल गया है अभी। इज इट क्लियर और नो? तो ऐसे हम बात कर सकते हैं कि ये कैसे आएगा? वेग में परिवर्तन बटा समय। हम यहां से बात कर सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय, ये बात हम करेंगे। और वेग में परिवर्तन बटा समय, दोस्तों जाहिर सी बात है, हर बार मैंने बोला दर का अर्थ है बटे में समय, समय के सापेक्ष बटे में समय, और इकाई समय में बटे में क्या आ जाएगा? भी समय आ जाएगा। और वेग में परिवर्तन की बात हो रही है, मतलब अंतिम वेग माइनस क्या आ जाएगा? प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग, एक मिनट देखना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग बटे में क्या आ गया? अभी समय आ गया। अगर इसको सूत्र की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो दोस्तों देखना एक बार, ओ माय गॉड भाई, ये चीजें आपने देख ली होंगी, आपके पास स्क्रीन पे है, तो वापस से आप जूम कर लेना। मैं डायरेक्ट पे आता हूं, यहां से देखना, मैंने जो लास्ट टाइम अभी लिखा था, वेग में परिवर्तन बटा समय,
बटा समय, या हम यहां से बात करें अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, दोनों एक ही बात है दोस्तों। हम इसको बोलें, देखो अंतिम वेग को लिखा जाता है, जब आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको वहां पे बताऊंगा, इसको लिखा जाता है v से, और प्रारंभिक वेग को लिखा जाता है u से, और बटे समय को किससे, t से, और त्वरण का एक्सेलरेशन का साइन क्या आ जाएगा भी a। तो दोस्तों ये आपके सामने मौजूद रहेगा v माइनस यू अपॉन टी। तो सही आंसर तो आपके पास दोस्तों यहां पे है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, और बाकी दोस्तों आपको अलग अलग आंसर दिए गए हैं, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं भी, चेक कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नो? तो ये बात हम यहां से करेंगे। दोस्तों राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, त्वरण का मात्रक क्या है। दोस्तों त्वरण की अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक हम सूत्र से निकाल सकते हैं। देखना ऊपर क्या आया है दोस्तों, वेग, वेग आया है, तो वेग को किस में लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड में लिखते हैं, और बटे में क्या है, समय, तो समय को बटे में लगा दो। तो दोस्तों क्या हो गया, देखना यहां से कहीं ना कहीं हम बात करें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसा ही है, या दोस्तों इसको दूसरे शब्दों में हम लिखें तो दोनों ही क्या माने जाएंगे भी, सही माने जाएंगे। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये बटे का ऊपर जाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा, ऊपर 2। तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये भी सभी सही करेंगे। डन है क्या, बात आप समझ पा रहे हैं? त्वरण कैसी राशि है, वैसे एक सदिश राशि, आगे अभी बताऊंगा, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है उसमें पूरा आप डिटेल में बताएंगे कि सदिश राशि क्या होती है। मेरे ख्याल से आप काफी कुछ चीजें सीख रहे होंगे यहां से। तो दोस्तों हमारा नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। रुधिर या ब्लड के स्कंदन में, दोस्तों ब्लड कोगुलेशन में, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? और ऑप्शंस हैं आपके सामने, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन ए। सोचिए और जवाब दीजिए। देखते हैं भी आपने कितनी पढ़ाई की है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब तो रहेगा यहां से विटामिन के, विटामिन के। याद रहे विटामिन के को क्या बोलते हैं, थक्का बनाने वाला विटामिन। क्या बोलते हैं भी, थक्का बनाने वाला विटामिन, या थक्के बनाने में सहायक विटामिन बोला जाता है। या दोस्तों याद रहे विटामिन के लिए हम यहां से बात करें, विटामिन के अन्य नाम भी हैं, ये भी ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन, ये भी आपको दिया जा सकता है। फिलोक्विनोन ये भी आपको दिया जा सकता है। तो यहां से सही आंसर की याद रखेंगे। विटामिन्स के बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ाएंगे। याद रहे दोस्तों हमारे पैरेलल वीडियो लेक्चर्स लगातार अपलोड हो रहे हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से साइंस पढ़ी कैसे जाती है उस लेवल की चीजें हमने आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड की है। याद रहे आपने किसी भी टीचर से कहीं पे भी और कभी भी पढ़ा हो, यकीन रखिए एक बार आप हमारा लेक्चर जरूर अटेंड करें। आपका जो आज तक का नजरिया है साइंस के प्रति वो बिल्कुल बदल जाएगा। इस चीज के लिए दोस्तों इससे और क्वेश्चन क्या बन सकता है, मैं आपको एक नया फॉर्मेट दिखाता हूं। क्या नया जो हम क्वेश्चन यहां से बना सकते हैं, देखते हैं। निम्न में से देखिए, रक्त के स्कंदन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मैं दूसरा दे रहा हूं। निम्न में से रक्त के स्कंदन में सहायक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। और एक ही क्वेश्चन में कम से कम आपको बताएं, ऑप्शंस को जब आप देखेंगे तो आपको ये मल्टीपल चॉइस है, देखना कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। आपसे पूछा जाए निम्न में से रक्त के स्कंदन में कौन सहायक है, कि कौन ब्लड कोगुलेशन में मदद करेगा। देखना भाई, तत्व है कैल्शियम +2 या कैल्शियम डायरेक्ट बोल सकता है, हो सकता है ऑप्शन में दिया जाए विटामिन के, हो सकता है आपको दी जाए एक रक्त कोशिका,
प्लेटलेट्स या रुधिर बिंबाणु, हो सकता है इसका अन्य नाम भी दिया जाए थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों आपको दिया जा सकता है प्रोटीन, कौन सा? फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन। ये आपको दिया जा सकता है। दोस्तों 2 बार लवण से रिलेटेड आया। लवण सॉल्ट की हम बात करें, फिटकरी या पोटास एलम, या फिटकरी का सूत्र भी आपको दिया जा सकता है, या आपको हम बताएंगे केमिस्ट्री में कि सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। पोटास एलम हम बात करें, एक सेकेंड। दोस्तों पोटेशियम का सल्फेट और एल्यूमिनियम का सल्फेट और साथ में 24 जल के अणु होते हैं फिटकरी में, ये भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। एक बार आप ये ऑप्शंस देख लें भी, और मैं कुछ ऑप्शंस आपके सामने बना सकता हूं। हाँ भी, आपको यहां से और ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जैसे लवण में आपको दिया जा सकता है फेरिक क्लोराइड। रेलवे का क्वेश्चन है भी, फेरिक क्लोराइड FeCl3। फेरस और फेरिक क्यों बोला जाता है, इनके ऊपर अपन बात करेंगे। आपको दिया जा सकता है ओल। देखिए भी, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से रक्त के स्कंदन में कौन सहायक है? क्वेश्चन वही है, आंसर मैंने चेंज कर दिए हैं, ऑप्शन मैंने चेंज कर दिए हैं, पैटर्न आपके सामने है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे होती है ये हम आपको बताने वाले हैं यहां पे। जी अब देखिए दोस्तों कि रक्त के स्कंदन में कौन सा तत्व मदद करता है, अगर ये आपको पूछ लिया जाए। दोस्तों तत्व से रिलेटेड अगर बात आपको पूछ ली जाए तो हम यहां से कहेंगे कहीं ना कहीं, तत्व की बात की जाए तो आएगा कैल्शियम। कौन आएगा भी? कैल्शियम। जब रक्त का थक्का बनता है तब दोस्तों कैल्शियम आयन का रोल होता है, तो यहां पे हम बात करेंगे कैल्शियम की। दोस्तों अभी अभी हमने बात की थी विटामिन के की, हम पहले ही बात कर चुके हैं। दोस्तों रक्त कोशिका की बात की जाए, याद रहे रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, तो प्लेटलेट्स को बोला जाता है थक्का बनाने वाली कोशिका। तो दोस्तों प्लेटलेट्स बोल दें, रुधिर बिंबाणु बोल दें, या थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का अर्थ ही क्या होता है भाई? थक्का। और दोस्तों साइट का अर्थ कोशिका, थक्का बनाने वाली कोशिका का नाम क्या है भाई? थ्रोम्बोसाइट। तो ये भी सही आंसर है। प्रोटीन की बात की जाए दोस्तों, कहीं ना कहीं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक जो प्रोटीन पाए जाते हैं, ये प्रोटीन एक्टिव हो जाते हैं जब थक्का बनता है, और उस समय थक्का बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये भी क्या है भी, यहां से अगर पूछा जाएगा तो प्रोटीन भी क्या है भी? सही है। लवण की बात की जाए, आपने देखा होगा भी सलून वगैरह पे जब आपको कट लग जाता है तो क्या करता है भी, जो बार्बर होता है वो क्या रगड़ता है? फिटकरी रगड़ता है। तो फिटकरी की बात की जाए, पोटास एलम की बात की जाए, या ऐसा सूत्र आपको दे दिया जाए दोस्तों, तो भी क्या होगा? आंसर सही होगा। और इसके अलावा लवण है फेरिक क्लोराइड FeCl3, ये भी रेलवे में कई बार ऑप्शन आया, तो आंसर यहां से जाएगा ओल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक बार आप आराम से थोड़ा पीछे लेके बैक करके पॉज लेके आराम से समझ सकते हैं इसको। और दोस्तों इस बार तो हद हो गई कि एक और पूछा गया था, एक ऑप्शन और था रेलवे में, हम बात करें RRB JEE की बात है, उसमें क्या था भाई? यहां से हम बात करें क्रिसमस कारक, क्रिसमस फैक्टर था, क्रिसमस कारक। इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये भी किससे है भाई? रक्त स्कंदन से। किससे भी? रक्त स्कंदन से। जब दोस्तों हम ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे
थियरी में उस टाइम पे हम बताएंगे कि रक्त स्कंदन में 13 कारक मदद करते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे, लेकिन ये चीज भी हम आप अतिरिक्त जानकारी रख सकते हो। चलो भाई, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है अभी। निम्न में से सदिश राशि है, बताना है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करना है। यहां पे सदिश भौतिक राशि के बारे में बताना है। याद रहे, क्वेश्चन का जवाब देने से पहले ये पता होना चाहिए कि सदिश राशियां किन्हें कहते हैं, अदिश किन्हें कहते हैं, प्रदिश किन्हें कहते हैं। दोस्तों, यहां से हम बात करें सदिश राशि। सदिश का अर्थ होता है कि ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए उसके परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की जरूरत पड़े या बिना दिशा के उसको ठीक से व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सदिश राशि। शायद आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं, मान लो भी ये कोई कार है और मैं आपसे कहूं कि इस पे बल लगाइए भी, धक्का लगाइए, कार चल नहीं रही है। तो आपने भी धक्का लगाना स्टार्ट किया और आपने इधर से धक्का लगाया, फिर भी कार नहीं खिसकी। एक और दोस्त था, मैंने कहा यार थोड़ा सा बल लगाइए। अब वो भी थोड़ा सा दिमाग से पैदल था, उसने कहा अच्छा धक्का लगाना है, तो ये लो भाई धक्का लगा देते हैं। तो क्या भाई कार खिसकेगी? नहीं, मुझे बताना पड़ेगा कि बल कौन सी दिशा में लगाइए, या आप में कॉमन सेंस होना चाहिए। तो दोस्तों, बल के लिए दिशा का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे बल या फोर्स क्या है? एक सदिश राशि है। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही हम यहां से बात करें दोस्तों कि मान लो मुझे चीनी चाहिए, शुगर चाहिए भी, शक्कर लेनी है, और मैं आपके पास जाके कहूं भी 5 किलो चीनी दे दो, तो बात समझ में आ जाती है भी 5 किलो चीनी दे दो। चीनी की वेट को, मतलब चीनी का जो द्रव्यमान है उसको बताने के लिए दोस्तों, किलोग्राम को बताने के लिए मुझे दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 5 किलो चीनी उत्तर दिशा में दे दो। ये तो गलत बात हो जाएगी ना भी। तो जिनको दिशा की जरूरत नहीं पड़ती उनको क्या बोलते हैं? अदिश बोलते हैं। पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। इन ऑप्शंस को देखिए भाई। यहां से दोस्तों, दूरी को बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये कैसी राशि है? अदिश है। दाब कैसी है भी? अदिश है। और दोस्तों यहां से हम बात करें संवेग, बिल्कुल भी मोमेंटम की हम बात करें, मोमेंटम, संवेग की हम बात करें, याद रहे संवेग क्या होता है? वैसे द्रव्यमान गुणा वेग पढ़ा होगा तो याद आएगा आपको, P बराबर mv से लिखते हैं इसको। तो दोस्तों ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा भी? संवेग जाएगा। डन है। और दोस्तों एक विशेष प्रकार की भौतिक राशि है आपके सामने वैसे, जिसको हम बात कर सकते हैं। किसकी बात है भी? धारा की। धारा, करंट की हम बात करें, विशेष प्रकार की सदिश राशि इसको बोला जाता है। वो विशेष प्रकार की राशि, सॉरी भी, सदिश नहीं है। इसको या तो हम बोलेंगे प्रदिश या हम बोलेंगे अदिश। दोस्तों याद रहे, अगर ऑप्शन में प्रदिश आ जाता है किसके लिए? धारा के लिए, तो हम आंसर करेंगे प्रदिश, ज्यादा सही रहेगा। और अगर ऑप्शन में अदिश है तो अदिश रहेगा। बात समझ में आ रही क्या? ये पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, प्रदिश क्या है, अदिश क्या है, सदिश क्या है। तो कुछ आपको थोड़ी बहुत बातें क्लियर हुई होंगी यहां से। दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने कि दांतों का डॉक्टर, जो डेंटल डॉक्टर होता है, जो डेंटिस्ट होता है, वो किस दर्पण का उपयोग करता है? दोस्तों दांतों के लिए वर्ड क्या यूज में आता है? डेंट। डेंट मतलब क्या होता है भी? दांत। दांतों का जो साइंस होता है डेंटल साइंस, डेंटोलॉजी, पता है? और दांतों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट कहा जाता है। तो बताइए कि वो कौन सा जो दर्पण काम में लेता है। सबसे पहले तो यहां से याद रहे कि दर्पण की बात हो रही है, लेंस की बात नहीं हो रही है। पूरा जब हम फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, रे ऑप्टिक्स, उसमें पूरी बात हम करेंगे कि दर्पण क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं। जितने भी आपके डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। लेकिन अभी तो इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए भी।
दोस्तों ये क्या है अभी, कॉनकेव मिरर है, और ये कौन है अभी, कॉन्वेक्स, और ये कौन है अभी, प्लेन मिरर है, और ये कौन है अभी, सिलेंड्रिकल मिरर है। तो यहां पे ध्यान रखना, देखिए बताना भी। इसका जो सही आंसर जाने वाला है दोस्तों, यहां से सही आंसर जाएगा अवतल दर्पण। क्या जाएगा भी, अवतल दर्पण। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों, यहां से हम बात करें, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब जो हैं सामान्यतः कैसे बनेंगे दोस्तों, उल्टे बनेंगे। कैसे बनेंगे भी, उल्टे देखने को मिलेंगे, वास्तविक देखने को मिलेंगे, उल्टे वास्तविक प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं। लेकिन इस केस में अवतल दर्पण का जो उपयोग कर रहे हैं हम, इस केस में एक विशेष चीज का उपयोग करते हैं। जब हम पूरा पढ़ेंगे, डिटेल से मैं कह रहा हूं, किसी उपयोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल डिटेल से आपको समझ में आएगा कि जब अवतल दर्पण के, हम यहां से बात करें, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच किसी चीज को रखा जाता है, तो दोस्तों यहां से हम बात करें क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग अगर याद रखना चाहें तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे की तरफ बनता है, आभासी और सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहां से हम बात करेंगे आभासी, सीधा वह बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भी। और इसी वजह से जो डेंटिस्ट होता है क्या करता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, भाई थोड़ा सा डायग्राम जो मुंह का है ठीक से नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। ये आपके भी दांत हैं, तो डेंटिस्ट क्या करता है, ऐसे एक दर्पण लगाता है और उस दर्पण को कुछ इस प्रकार से सेट करता है कि इस दर्पण के फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच क्या आ जाए भी, आपकी कहीं ना कहीं दाढ़ी, अब दाढ़ आ जाए, जो आपका हम टीथ की बात करें वो आ जाए, तो उसका बड़ा प्रतिबिंब, सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। तो डेंटिस्ट कौन से दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। और दोस्तों आपने देखा होगा फीमेल जब मस्करा लगाती हैं, अरे दोस्तों वो भी इसी चीज का उपयोग करती हैं। क्या होता है, आंख का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दोस्तों हम यहां से बात करें कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जो हम बात करें मेकअप जो मिरर होता है उसमें उपयोग होता है। ये अतिरिक्त जानकारी मैंने आपको यहां से दे दी, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है भी। चलो भाई, अब आपके सामने नया क्वेश्चन है दोस्तों, एमीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाते हैं। एमीटर क्या काम करता है, किसको मापता है और कौन से क्रम में लगाया जाता है। मेरे ख्याल से आपको याद होगा, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, दोनों में उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों एमीटर जो होता है उसके लिए सही आंसर आपका जाने वाला है सीरीज में, श्रेणी क्रम में लगाते भी। एमीटर जो होता है दोस्तों ये किसका मापन करता है, धारा का मापन करता है। किसका मापन करता है भी, धारा का मापन करता है। और दोस्तों यहां से 1 सेकेंड प्लीज, हाँ भी, एमीटर जो होता है किसका मापन करता है, धारा का मापन करता है। आपने देखा होगा भी एमीटर को इस तरीके से आपने लगा हुआ देखा होगा। ये क्या है भी, एमीटर श्रेणी क्रम में लगा होता है। और दोस्तों श्रेणी क्रम में क्यों लगा होता है, क्योंकि एमीटर का सिद्धांत होता है कि धारा गुजरनी चाहिए भी। क्या गुजरनी चाहिए, धारा गुजरनी चाहिए। और दोस्तों याद रहे कि कहीं ना कहीं हम बात करेंगे आगे कि श्रेणी क्रम में धारा का मान पूरे वायर में, पूरे तार में एक समान बना रहता है। तो दोस्तों हम बात करें श्रेणी क्रम में धारा क्या रहती है, समान बनी रहती है। धारा क्या रहती है, समान। और आपसे पूछ लिया जाए तो एमीटर को जो काम में लिया जाता है, एमीटर का क्या गुण क्या होता है और क्या विशेषता है। एमीटर का दोस्तों रखा जाता है कि कम से कम क्या होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, ताकि धारा अधिक से अधिक निकले। कम से कम प्रतिरोध होना चाहिए।
कम से कम प्रतिरोध होना चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं इन बातों को? तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। चलो भाई, अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है दोस्तों। मस्तिष्क का आवरण बनाती है, मस्तिष्क का आवरण कौन सी झिल्ली बनाती है, इसके बारे में आपको बताना है। हाँ भी बताइए कि ड्यूरामेटर बनाती है या अरेक्नोइड बनाती है या पायामेटर बनाती है, आपको बताना है यहां से। याद रहे दोस्तों, मस्तिष्क का आवरण या दोस्तों मस्तिष्क की झिल्लियों की हम बात करें तो ये तीनों की तीनों ही दोस्तों क्या हैं? मस्तिष्क की झिल्लियां हैं। क्या हैं अभी? मस्तिष्क की झिल्लियां हैं। और इन तीनों को मिलाकर मस्तिष्क का आवरण या दोस्तों मेनिंजेज कहा जाता है। सावधान, मेनिंजेज कहा जाता है इनको। क्या कहते हैं? मेनिंजेज। तो दोस्तों तीनों की तीनों झिल्लियां ही किसकी झिल्लियां हैं? ये मस्तिष्क की झिल्लियां हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? थोड़ा सा अगर आपको अतिरिक्त जानकारी हम देना चाहें तो दोस्तों मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको यहां से और क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल हैं इस पॉइंट से। देखते हैं भाई। थोड़ा सा ठीक नहीं बनाया भाई डायग्राम। ओ माय गॉड। चलो भाई देखते हैं। यहां से दोस्तों आपको हम बता दें कि मस्तिष्क की सुरक्षा जो है सबसे ऊपर कौन पाया जाता है? हड्डी पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? कपाल बोला जाता है। ये तो आपको पता ही होगा भाई, ये क्या है भाई? कपाल है, क्रेनियम है, क्रेनियम है। ठीक है भाई। यहां से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो कौन है भाई? हड्डी का कपाल है। और कपाल के नीचे कौन पाया जाता है दोस्तों? यहां से हम बात करना चाहें, हमारा मस्तिष्क पाया जाता है। कपाल के नीचे दोस्तों हमारा कौन पाया जाता है? ये मस्तिष्क पाया जाता है। और मस्तिष्क के जो ऊपर जो आवरण हैं इनकी हम बात करना चाह रहे हैं। ये तीन आवरण है भाई। क्या है भाई? आवरण। मिलाकर ये तीनों आवरण दोस्तों क्या कहलाते हैं? मेनिंजेज। ये जो तीनों आवरण है इनको मिलाकर क्या कहा जाता है? मेनिंजेज। अभी अभी हमने बात की, मेनिंजेज कहा जाता है। इसमें सबसे भारी वाले का नाम क्या था? ड्यूरामेटर। क्या बोला जाता है? ड्यूरामेटर। फिर हम बात कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? अरेक्नोइड, अरेक्नोइड। और आंतरिक आवरण का नाम क्या होता है दोस्तों? पायामेटर। क्या आप समझ पा रहे हैं मस्तिष्क की झिल्लियों को? तो तीन आवरण होते हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर। मिलाकर इसको मेनिंजेज कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, बाहरी आवरण का नाम ड्यूरामेटर, आंतरिक का पायामेटर। याद रखिए मस्तिष्क में क्या भरा होता है? डीएपी भरा होता है भाई, है ना? तो इससे आप याद रखेंगे। डन है। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों मेनिंजेज का अर्थ क्या है? मस्तिष्क की झिल्लियां। और सूजन के लिए एक वर्ड यूज में आता है दोस्तों, आइटिस। क्या आता है? आइटिस। तो मैं यहां से बात करूं, अगर आप लोग यहां पे एक टर्म काम में ले, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब दोस्तों मेनिंजेज, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन। मेनिंजाइटिस मतलब मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन। तो दोस्तों ये कहा जाता है कहीं ना कहीं मेनिंजाइटिस। ये रोग है भाई, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन। डन है। तो ये भी आप यहां से याद रख सकते हैं, अतिरिक्त जानकारी है, बिल्कुल आप याद रख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों यहां से हम बात करें, ये क्वेश्चंस हमने यहां पे देखे हैं। तो आज हमने बेसिकली यही क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों आप सब लोग जुड़े रहें, क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में हम
क्वेश्चंस का नंबर हम बढ़ा देंगे।